Hello students, welcome to online classes. श्रीमती भगवती देवी स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन भैरोड। हम बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस बीएससी सेकेंडरी केमिस्ट्री में पेपर फर्स्ट यूनिट डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। उस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लास्ट वीडियो में हमने गलनांक, क्वथनांक, उनकी सक्रियताएं, धातु की प्रकृति देखी थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं संक्रमण धातुओं का, वो पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक की सक्रियता। यानी संक्रमण जो धातुएं होती हैं वे एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? पहले तो वे उत्प्रेरक अच्छा कार्य करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी संक्रमण धातु हैं तो क्यों उत्प्रेरक का कार्य करते हैं? क्योंकि जितने भी संक्रमण धातुएं हैं वे एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, पहली बात। दूसरा है परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था। प्रदर्शित करते हैं। तीसरी बात, जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। इन्हीं गुण के कारण जो संक्रमण धातुएं होती हैं ये अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। और जितने भी अधिकांश रिएक्शंस होती हैं उनमें जो उत्प्रेरक का जो कार्य करती हैं वो संक्रमण धातुएं ही होती हैं। जैसे हम इनके उत्प्रेरक की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं और फिर देखेंगे। अच्छा, पहले उत्प्रेरक होते क्या है मैं आपको बता दूं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। अब वो उत्प्रेरक चाहे बढ़ाए या घटाए, यानी उसकी दर को, रिएक्शंस की जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उसको परिवर्तित कर देते हैं। उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक करता क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जब सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है तो उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरक की रिएक्शंस देख रहे हैं। कितने, मतलब ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन जिसमें संक्रमण धातुएं यूजेस होती हैं एक अच्छे उत्प्रेरक के कार्य में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, पहले देखो एक फेंटोन अभिकर्मक होता है। फेंटोन अभिकर्मक, ये जो फेंटोन अभिकर्मक होता है ये होता है फेरस सल्फेट प्लस H2O2। इसको बोलते हैं फेंटोन अभिकर्मक। ये फेंटोन अभिकर्मक जो होता है वो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देता है, एल्डिहाइड। यानी जो प्राथमिक अल्कोहल है CH2OH, इसका ऑक्सीकरण कर देता है और क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। और आपने पढ़ा होगा कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में कि जब भी हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनती है। अब इसमें देखो आप, यहां जो उत्प्रेरक का कार्य कर रही है वो संक्रमण धातु कौन सी है? फेरस। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करें तो एक रिएक्शंस पढ़ते हैं हम, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। इस अमोनिया बनाने की हैबर विधि में क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3, फेरस और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अमोनिया बनाती है। इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं अमोनिया बनाने की हैबर विधि। आपने पढ़ा होगा ये रिएक्शंस एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
अगर उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है, तो यदि अगर हमें अमोनिया अधिक बनाना है तो उसका ताप हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और इसमें दाब अधिक करना पड़ेगा ताकि अमोनिया ज्यादा बने। क्लियर है? तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि में जो उत्प्रेरक का जो कार्य करते हैं वो कौन कौन कर रहे हैं, फेरस और मोलिब्डेनम, और फेरस और मोलिब्डेनम दोनों ही संक्रमण धातु हैं। तीसरी रिएक्शन से अगर हम बात करें, वनस्पति घी का निर्माण। इस वनस्पति घी के निर्माण में क्या होता है, कोई भी एल्कीन जो होती है, जो असंतृप्त समूह कोई भी हो, उसका हाइड्रोजनीकरण कर देता है कौन, निकेल। ये होता है राने निकेल की उपस्थिति में, और क्या बनता है, संतृप्त यौगिक। यह है वनस्पति घी। तो ये जो रिएक्शंस है, इसमें जो उत्प्रेरक का काम करता है वो कौन करता है, निकेल उत्प्रेरक का काम करता है। एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, एल्कीन का बहुलीकरण। एल्कीन का बहुलकीकरण। इस एल्कीन के बहुलीकरण में एक उत्प्रेरक यूज किया जाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। अब जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राईएथिल एल्युमिनियम, यह होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। यदि किसी एल्केन के ऊपर, जैसा एथिल मैंने लिया, इसके ऊपर जिगलर नाटा उत्प्रेरक टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राईएथिल एल्युमिनियम अगर आप डाल देते हो तो इस एथीन का बहुलीकरण हो जाता है और ये पॉलीथीन बनती है। और ये जो पॉलीथीन बनती है ये उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन बनती है। अच्छा, जिगलर नाटा जो उत्प्रेरक है उसमें जो संक्रमण धातु है कौन सी यूज कर रहे हैं, टाइटेनियम। ठीक है, एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, SO2 से SO3 बनाने में किसका यूज करेंगे, यानी सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये है SO2। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जैसे आप इस पर डालोगे तो ये बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो उत्प्रेरक इसमें यूज किया, ये उत्प्रेरक कौन सा यूज किया, वेनेडियम। क्लियर? इसके बाद सल्फर से सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं एक रिएक्शन और है, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन को कॉपर जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड, क्रोमियम के क्या होने चाहिए, ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर आप इसको हीट करते हो तो ये मैथेनॉल बन जाता है, CH3OH। इस अभिक्रिया में जो हम यूज कर रहे हैं उत्प्रेरक, वो संक्रमण धातु कौन सी है, कॉपर और जिंक। तो बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें हम संक्रमण धातुओं का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो उत्प्रेरक है, संक्रमण धातु एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, संक्रमण धातु की उत्प्रेरक की सक्रियता पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में बता के आए भाई, इनकी लैंग्वेज लिखनी है आपको और ये रिएक्शंस आपको बता के आए। क्लियर है? अच्छा, इसमें उत्प्रेरक जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। उत्प्रेरक कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। एक तो होता है समांगी उत्प्रेरक और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक।
तो मैं यहां पर केवल अर्थ बता देता हूं। समांगी उत्प्रेरक क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक सभी की प्रावस्थाएं समान हो। जैसे अगर हम बात करें, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, लेकिन ये मोलिब्डेनम फेरस क्या है? सॉलिड। तो यहां अगर आप देखोगे कि अभिकारक और उत्पाद तो गैस की अवस्था में है, लेकिन ये जो उत्प्रेरक आपको दिया गया है ये कैसे है? सॉलिड अवस्था में है। तो ये जो एग्जाम्पल होगा ये किसका होगा? विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक में का मतलब क्या है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक इनमें से किसी एक की जो प्रावस्था है वो अलग हो, तो उसको तो हम बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। और यदि सभी की प्रावस्थाएं क्या हो? समान हो, तो उसको हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक। क्लियर है? तो समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब समझ में आ गया कि किसे कहते हैं। तो ये जो रिएक्शंस हुई हैं ये है संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरकीय सक्रियता के गुण, यानी संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक का कार्य क्यों करती हैं। तो ये आपके पास रीजन है। आपसे कोई पूछे कि संक्रमण धातु जो है वो अच्छे उत्प्रेरक होते क्यों हैं, तो आप क्या कहोगे कि संक्रमण धातुओं के पास रिक्त विकर्षक होता है, आवेश अधिक होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इन्हीं गुणों के कारण जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। तो ये उत्प्रेरक का टॉपिक खत्म हुआ। उत्प्रेरक की सक्रियता है, ये रिएक्शंस आपको लिख के आनी, इनकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको। तो ये उत्प्रेरक की सक्रियता खत्म। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है संक्रमण धातुओं में वो है कि संक्रमण धातु जो होती हैं उनका जो चुंबकीय गुण है वो ज्ञात करना है आपको। यानी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है? गाय विधि द्वारा संक्रमण धातुओं का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। ये एक अच्छा टॉपिक है। ये यूनिवर्सिटी पूछती बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि गाय विधि द्वारा संक्रमण धातुओं का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखो क्या होता है, इसमें डायग्राम होता है, पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे क्या है वो गाय विधि द्वारा संक्रमण धातुओं का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। तो देखो पहले बात तो हम बात करते हैं, गाय एक तुला है, मतलब तराजू है। वो क्या है? एक ये तराजू है, इस तराजू के दो पलड़े हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। ये जो पलड़ा आ रहा है ये एक नली होती है। इस नली में क्या करते हैं, किसी भी संक्रमण धातु जिसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है उसको इसमें भर देते हैं और इधर से पलड़ा बराबर हो जाए तोल लेते हैं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ का जिसका हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है उसको इस नली में भरकर तोल लो। फिर क्या करते हैं, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसको हम रख देते हैं, चुंबक ले आते हैं। तो होता क्या है, यदि इस पदार्थ की प्रकृति ऐसी हो कि ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो, अगर ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा तो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा। जैसे ही प्रतिकर्षित करेगा तो पहले का भार और अब का भार, जब प्रतिकर्षित करेगा तो इसके भार में क्या आएगी, कमी आएगी। तो पहले का भार और अब का भार नोट कर लो, जो अंतर आएगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो जब प्रतिचुंबकीय में होगा।
यदि नली में भरा हुआ पदार्थ जो है उसकी प्रकृति अणुचुंबकीय हो तो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा। तो चुंबकीय बल रेखाओं को जब आकर्षित करेगा तो इसके भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब इस भार में वृद्धि होगी तो इसके डिफरेंस याद कर लेंगे हम। अब ये एक विशिष्ट विधि है, इससे ही हम क्या ज्ञात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। अब किसी पदार्थ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो उस विधि द्वारा हम उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। और किसी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेट फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। यानी किसी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण हम इस पदार्थ से ज्ञात करेंगे। तो गाय विधि हमें यह बताएगी कि वो पदार्थ अणुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। कैसे पता चलेगा, अगर उसके तोलने के बाद और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद उसके भार में कमी आती है तो वो जो पदार्थ होगा वो पदार्थ आपका प्रतिचुंबकीय होगा। और यदि तोलने के बाद और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद उसके भार में वृद्धि होती है तो पदार्थ अणुचुंबकीय होगा। क्लियर है? तो इससे हम किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में ये जहां n है वो n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, जैसे हम बात करें Fe(Cn6 -4), यहां Fe जो है उसका ऑक्सीकरण अंक +2 है, तो +2 में ऑक्सीकरण अंक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d6 4s0 होना चाहिए। अगर हम ऐसे बनाएं 3d6 1 2 और ये 5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। देखने से पता चलता है इस पदार्थ के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कुछ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि ये जो पदार्थ है परबल लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन परबल लिगेंड की उपस्थिति में युग्मित हो जाएंगे जिससे इस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 0 आएगा, इसके बारे में डायरेक्ट सही सटीक जो जानकारी है वो यहां से मिल जाएगी आपको। जैसे ही अगर Fe(Cn6 4 - को इस नली में आप तोल लोगे एक बार और फिर इस पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो जितना तुला था उसके भार में क्या आ जाएगी, कमी। तो आप उससे कह सकते हो कि ये जो यौगिक है वो एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। क्लियर है? और यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक क्वेश्चन आता है बार बार कि गाय विधि द्वारा संक्रमण धातुओं का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। इसकी लैंग्वेज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी और ये जो फॉर्मूला है इससे हम किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे जो n है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये जो n है जिसका युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है, दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं होगा, ये सब पता चला। अभी हम इसके इस यूनिट के बाद उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ेंगे। उस यूनिट में पूरी डिटेल में आएंगे कि भाई किसका चुंबकीय आघूर्ण 0 हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। वहां हम बीबीटी पढ़ेंगे, सीएफटी पढ़ेंगे, तो उनमें सब में क्लियर होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। थैंक यू।